खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। एक्सप्रेस वे पर कहर बनी तेज रफ्तार और ASI सहित दंपति की गई जान। सड़क पर टायर बदलते वक्त अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। किरोड़ी मीणा ने फिर दिखाए तीखे तेवर। अलवर दौरे में SI भर्ती रद्द करने सहित कई मुद्दों पर रखे विचार। अज्ञात चोरों ने ट्यूबवेल के काटे तार और कई जगह नहीं हुई सप्लाई। बागर कबास और आसपास के लोगों ने जताया रोष। और 68,000 विद्यार्थी देंगे 8वीं बोर्ड के एग्जाम। 20 मार्च को होगा आगाज। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर तेज गति से दौड़ते वाहन आए दिन हादसों की वजह बन रहे हैं। यहां रैणी थाना क्षेत्र से गुजरते एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। इसके चलते एक दंपति की जान चली गई। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस में कार्यरत ASI जयपुर से दिल्ली जाते समय अपनी गाड़ी का टायर बदल रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही गाड़ी की टक्कर से दिल्ली पुलिस में कार्यरत ASI कालूराम मीणा की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि वाहन में बैठी उनकी पत्नी धापू देवी घायल हो गई, जिन्होंने बाद में इलाज के दौरान जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। आज दिनांक 17/3/2025 को सुबह 6-7 बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि 135 नंबर दिल्ली मुंबई हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया है। इस सूचना पर मैं स्वयं मनोज कुमार ASI में जाब्ते के मौके पर पहुंचा, जहां पर हाईवे वालों के सहयोग से गाड़ियों को टोल नाका पिनान पर भिजवाई गई और मौके पर खड़ी गाड़ियों को साइड में भिजवाया गया और डेड बॉडी जिसकी मृत्यु हुई थी दुर्घटना में, उसका नाम कालूराम पुत्र कल्याण साय जाति मीणा, उम्र 55 साल, निवासी रामनगर, थाना कोट खावदा, जिला जयपुर। प्रदेश के कृषि मंत्री और अलवर के प्रभारी किरोड़ी लाल मीणा हसन खां मेवाती बलिदान दिवस पर यहां आयोजित सभा में पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे फोन टेपिंग से तेज भाग रहे हैं। वहीं सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। मंत्री ने कहा कि हाल ही नौगांवा क्षेत्र में दबिश के दौरान मारी गई बच्ची के मामले में न्याय मिलना चाहिए। सोमवार को अलवर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने SI भर्ती रद्द करने पर फिर जोर दिया। किरोड़ी मीणा ने कहा कि SOG सहित अन्य एजेंसियों ने भी साफ कर दिया था कि भर्ती रद्द हो, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। उन्होंने CM की सुरक्षा में तैनात एवं हादसे में मारे गए ASI सुरेंद्र सिंह के परिवार को शहीद पैकेज देने की जरूरत बताई। स्पीड से ज्यादा स्पीड पर दौड़ता हूँ। ईश्वर की ऐसी कृपा है कि अब मैंने तय कर लिया है कि मैं यहाँ का प्रभारी हूँ, तो आप देखना सारी मेवात नॉन मेवात सब में मैं घूम जाऊंगा। असलियत में तो मुझे पता लग जाएगी। तो आप जानते हो सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। परेशानी आ सकती है, कई कारण होते हैं उसमें, लेकिन जीत सच्चाई की होगी। सर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान आया कि किरोड़ी मीणा जी पर्ची वाली जो सरकार है उसकी पर्ची बदलना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, मेरे स्वभाव में है कोई दीन दुखी किसी प्रकार का व्यक्ति आए, चाहे सरकार में रहूं चाहे सरकार के बाहर रहूं, उसके मामले को अंतिम परिणाम तक पहुंचाना। जैसे कल आपके यहाँ इलाके की वो महिला गई थी मेरे पास, सुरेंद्र सिंह जो SI मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में थे, उनकी डेथ हो गई। एक तरह से वो शहीद है मेरी नज़र में। और मैं उनको लेकर, मुख्यमंत्री जी थे नहीं तो DG के पास ले गया, जो मुखिया हैं पुलिस के, मैं उनको कह के आ गया कि इनको पैकेज देना चाहिए। सही है कि पिछले राज में 18 में से 17 पेपर लीक हुए, जिसमें सब इंस्पेक्टर का भी हुआ था। पिछले राज में हर पेपर पे कुंडली मार के बैठ गई थी सरकार, लेकिन ये राज बदलने के बाद 50 सब इंस्पेक्टर्स को पकड़ा जो आपकी जानकारी में। दूसरे
35 आदमी पकड़े जो इसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन एक बात का वेदना मेरे को भी है कि परीक्षा पेपर रद्द करने की दृष्टि से एसओजी ने कह दिया, पुलिस हेडक्वार्टर ने कह दिया, एडवोकेट जनरल ने भी रिपोर्ट दे दी, कैबिनेट सब कमेटी में दे दी, उसके बाद भी पेपर रद्द नहीं हो रहा। यह आपके जहन में है। हम प्रयास करेंगे कि पेपर रद्द हो, नहीं तो कोई मैकेनिज्म ऐसी डेवलप करेंगे जिससे फर्जी थानेदार बनके हमारे राजस्थान की जनता का भविष्य नहीं बिगाड़े। और जहाँ तक और परीक्षा का मामला है, उसमें भी सने सने सरकार बढ़ रही है। एसआईटी का गठन किया है। मैं तो आपको सबसे बड़ी बात ये बता देता हूँ कि ये सारे मुद्दे मैंने उठाए थे। और वहीं कृषि मंत्री और अलवर के प्रभारी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सोमवार को सर्किट हाउस पहुंचे। यहां पूर्व मंत्री नसरू खां के नेतृत्व में नौगांवा क्षेत्र के कई लोगों ने अपनी पीड़ा बताई। साथ ही कुछ पुलिसकर्मियों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। साथ ही साइबर ठग पकड़ने के नाम पर वसूली की बात भी कही। इसके बाद डॉक्टर किरोड़ी ने कहा कि वे मसले की तह तक जाएंगे। उनका कहना था कि पुलिस गलत काम करने वालों को पकड़े, लेकिन निर्दोष लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। ये रिक्वेस्ट है कि आप जो आज आए हैं यहाँ राजा हसन खां के प्रोग्राम में, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं बड़े दुखी मन से आपसे कह रहा हूँ, क्या इतना बड़ा कांड, 1 महीने की बच्ची का कांड हो जाना और एक सिपाही तक को वहाँ नहीं जाना, किसी अधिकारी को वहाँ नहीं गए सांत्वना देने कि भाई ये घटना घटी है, और आज जिन लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आज वो पुलिस सिपाही वहीं बैठे हैं, वो सारे कर्मचारी वहीं बैठे हैं जिनको पर जबरदस्त लगा रखा है। आप बड़े ताज्जुब की बात है, 2 सिपाही कहाँ के, लक्ष्मणगढ़ थाने के, 2 सिपाही कहाँ के, कठुमर के, 10-10 सिपाही जिले के सिपाही वहाँ लगा रखे हैं, 4-4 गाड़ियां वहाँ लगा रखी हैं। कितनी लूट खसोट हो रही है। मैं तो डॉक्टर साहब ये कहता हूँ, हम सब तो अभी मैं चलूंगा, हम सबसे नहीं, हम सबसे आगे तैयार देखूंगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हम सबसे आगे तैयार हैं उनको पकड़वाने के लिए जो गलत काम कर रहे हैं। हम हसन खां मेवाती का बलिदान दिवस है, उसमें मेवात में एक सभा रखी है जिसमें मैं शरीक होने के लिए आया हूँ। और आपको पता होगा कि राणा सांगा के साथ उन्होंने युद्ध लड़ा था और युद्ध के मैदान में वो शहीद हो गए थे। आक्रामकों से जिसने युद्ध लड़ा, राष्ट्रभक्ति का भाव जिसके दिलो दिमाग में था, उसकी जयंती पे मेरे को मेरे समाज के भाइयों ने बुलाया है। वो इतिहास पुरुष थे। और नसरू जी ने कुछ ऐसे लोग बुलाए हैं जो साइबर क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है। उनको पुलिस और दलाल यातना देकर लूट रहे हैं, जिसके प्रमाण सबूत आपके सामने नसरू जी ने पेश किए हैं। मैं गृह मंत्री से और मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और मांग करूंगा कि कोई भी दोषी है, दोषी को किसी को मत बख्शो, किसी को मत छोड़ो, लेकिन निर्दोष उन गरीबों को मत मारो जिनके पास न कोई धंधा है, उनसे हजारों लाखों रुपए इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये क्रम रुकना चाहिए। अपराधी की कोई जाति नहीं होती। मेरा बयान कोई अपराधी को बचाने के लिए नहीं है, लेकिन निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं। जैसा नसरू जी कह रहे हैं, जो साइबर का बड़ा कारोबार करते हैं, उन पर पुलिस हाथ नहीं डाल रही। इसकी जांच करवाई जाएगी मुख्यमंत्री जी से कह के। और निर्दोष लोगों को उलझाया है, फंसाया है, उनको बर्बाद किया है, पैसा लिया है, उस पक्ष की भी जांच करा के दोषियों को दंडित करवाएंगे। सारी शिकायतें एक ही थाने से आ रही हैं, जो कि मेवात और साइबर ठगी के तो कई इलाके। हाँ, ये दरअसल में हो सकता है वहाँ साइबर क्रिमिनल ज़्यादा हो और पुलिस ने अभियान चलाया हो और उस दृष्टि से वहाँ इंटेंसिव कार्रवाई हुई हो। बाकी के क्षेत्र में मेरा जाना नहीं हुआ, क्या कामा में हो रहा है, क्या डीग में हो रहा है, क्या रामगढ़ में हो रहा है। ये तो मेरे को जानकारी कल रात को मिली थी, इसलिए मैंने नसरू जी को कहा था कि निर्दोष लोगों के बाहर लाओ, मैं सुनूं और सच्चाई ऊपर तक रखूं। ये सच्चाई मीडिया के सामने नसरू जी ने रखी है, पीड़ित पक्ष ने भी रखी है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। मैं सरकार में इसमें
बड़ा मजबूत स्टैंड लूँगा कि निर्दोषों को न पकड़ा जाए और दोषियों को किसी हालत में नहीं छोड़ा जाए। साइबर क्राइम रुकना चाहिए। ये दीमक है जो समाज को दीमक की तरह खोखला कर देगा। नाम साहबदीन है। 3 पुलिस वाला आया, मुरारी, जगत और रविंदर, हमने उठा के ले गया चौकी में। फोन जा रहे हमसे पैसा मांगा उसने 6 लाख रुपए मांगा था। हम पे 6 लाख रुपए नहीं हुए। हमने हंसली टाड़ा बेच के उनको पैसा दिया था। फिर हमको सरपंच छुड़ा के लाया था, उसको हमने 2,40,000 रुपए दिया था। सरपंच का नाम पप्पू है। उधर खोहरा करमाली गांव निवासी आसमा और फजरुद्दीन ने उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि किस तरह साइबर ठगी में फंसाने के नाम पर कुछ पुलिसकर्मी दलालों के जरिए वसूली करते हैं। वो आज साल भर पहले का घटना है। मेरे लड़का का झूठा ध्यान लगा के ले गए थे और 80,000 रुपये लिए हमको। ये गांव का आदमी है, कल्लू। कौन ले गए थे? लड़के के पुलिस घर पे आई थी तो पुलिस वाला तो लेने गए, फिर वही कल्लू ले गए कि चलो घर वहाँ पर थाना में जाके फैसला करवा देंगे। कौन से गाँव? खोड़ा करमाली का। अज्ञात चोर अलवर शहर के सरकारी ट्यूबवेल से केबल के तार काट कर ले गए। ऐसे में बागर का बास, रतखाना मोहल्ला और राजा जी का बास में सोमवार को पानी की सप्लाई नहीं हो सकी। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना के बाद ट्यूबवेलों को दुरुस्त कराया गया। क्षेत्र के निवासी मूलचंद मीणा ने बताया कि गत रात्रि कुछ शातिर 4-5 सरकारी ट्यूबवेलों से केबल काट कर ले गए एवं पैनल में भी तोड़फोड़ कर डाली। कुछ दिन पूर्व भी इसी तरह की घटना हो चुकी है। वहीं पकड़े नहीं जाने के कारण इन चोरों के हौसले बुलंद बने हुए हैं। ये बागर के बाद पुलिस लाइन के पास जज साहब कोठी के बगल वाली बोरी है। पता नहीं कौन रात को काट के ले गया तार वगैरह, और ये बोर्ड भी तोड़ गया। सूचना करी हमने जलदारी विभाग में। हाँ, जलदारी विभाग को सूचना तो कर दी, अभी आए नहीं। और भी आसपास की भी कहीं काट? हाँ, आसपास की 2 जगह की, एक राज्य के बाद के पुलिस लाइन गेट के पल्ले साइड और एक इधर ये हमारे थाने मोहल्ले 3-4 जगह की बोरी। हाँ साहब, पहले भी काटी बताई? हाँ, पहले भी एक बार 3-4 बोरियों की एक साथ ही काटी थी। और वहीं अलवर शहर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद बने हुए हैं। ये शातिर सूने मकान को देखते ही निशाना बना लेते हैं। हालिया घटना अलवर शहर के स्कीम 5 में मकान नंबर 82 की है। यहाँ रहने वाले व्यक्ति होली पर अपने बेटे के पास नोएडा गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने ताला तोड़कर पूरा सामान फैला दिया। हालांकि उन्हें कोई खास सामान नहीं मिला। पीड़ित रविंद्र गोयल ने बताया कि मकान में से पुराने मोबाइल चोरी हुए हैं। क्षेत्र की रोड लाइट भी ठप है और हाल ही पड़ोस के मकान में भी चोरी हुई थी। वहीं अरावली विहार पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। 89 मकान है, उसमें कल शाम को 6 बजे के करीब शायद चोर आए हैं और वो ताला वाला मेरे गैलरी से तोड़ करके और अंदर घुसे मकान के अंदर और सामान निकाल करके सारा पटक गए। कहाँ गए हुए थे आप, कैसे पता पड़ा आपको? मैं नोएडा गया हुआ था बेटे के पास। होली की छुट्टियां मनाने गए थे? हाँ। फिर कैसे आइडिया लगा, आप आए तो क्या? पड़ोसी ने फ़ोन किया था कि आपके किवाड़ खुले पड़े हैं जी। तो पहले तो आवाज़ दी थी उन्होंने, तो नहीं बोला। फिर उन्होंने फ़ोन किया, फिर मैंने नोएडा से फ़ोन उठाया उनका, तो बोले अंकल कहाँ? होली की राम राम। फिर मैंने कहा नमस्कार। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके यहाँ किवाड़ कहाँ गए, सो गए क्या? अभी से मैंने कहा नहीं, सोए नहीं है। तो बोला आप किवाड़ खुले पड़े हैं। तो अच्छा कैसे? फिर उनको बताया तो मेन गेट तो बंद था, जैसे पहले 93 का बंद था, 94 का बंद था। 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं 20 मार्च से शुरू हो रही हैं। वहीं डाइट द्वारा परीक्षाओं की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। प्रभारी डॉक्टर निकिता गुप्ता ने बताया कि RBSC द्वारा लिए जाने वाले एग्जाम 2 अप्रैल तक चलेंगे। परीक्षा रोजाना एक पारी में दोपहर 2 से शाम 4:30 बजे तक होगी और कुल 68,291 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इसके लिए जिले में 550 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 8वीं की परीक्षाएं 20 मार्च से शुरू हो रही हैं, जिसमें कि इस बार निजी विद्यालयों के 35,689 परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। इसके अलावा राजकीय विद्यालयों के 32,602। इस तरह कुल जो परीक्षार्थी हैं 8वीं बोर्ड के लिए वो 68,291 हैं। इन सभी के प्रवेश पत्र जारी हो गए हैं और इस बार की परीक्षा के लिए कुल संग्रहण केंद्र जो हैं वो 30 हैं। 8वीं बोर्ड की संग्रहण और मूल्यांकन केंद्र और परीक्षा केंद्र जिन पर की परीक्षा होगी वो 550 है। गढ़ी सवाईराम के बैरवा मोहल्ले में एक व्यक्ति की कुएं में गिरने से मौत हो गई। यह घटना क्षेत्र के खारा कुआ की है।
मृतक सोहनलाल बैरवा रंग पुताई का कार्य करता था। वहीं हादसे के कारणों का पता नहीं लग पाया है। कुएं में पानी अधिक होने से मृतक के शव को ग्रामीणों के सहयोग से देर रात्रि बाहर निकाला गया। अलवर शहर के हनुमान चौराहे पर तिरंगा फटी हालत में लहराता नजर आया। तिरंगे को देश के मान, अभिमान और शान का प्रतीक माना जाता है। अलवर शहर में 4 जगह बड़े ध्वज लहराते हैं, जिनमें मोती डुंगरी, नंगली सर्कल, रेलवे जंक्शन और हनुमान चौराहा शामिल हैं। लेकिन हनुमान चौराहा पर 90 फीट की ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फटी हुई स्थिति में लहरा रहा है। इसके बावजूद संबंधित महकमे आंखें मूंदे हुए हैं। अलवर में जहां आवारा श्वानों का आतंक बना हुआ है, वहीं निराश्रित गौवंश भी परेशानी की वजह बने हुए हैं। सोमवार दोपहर शहर के करौली कुंड में गौवंश ने बुजुर्ग को घायल कर दिया। 15 दिन के भीतर इस वृद्ध भगवान दास को दूसरी बार गौवंश ने टक्कर मारी है। इसके चलते 85 वर्षीय व्यक्ति की पसली तक टूट गई और उन्हें गंभीर हालत में सामान्य चिकित्सालय के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया है। पीड़ित के पुत्र ठाकुरदास सैनी के अनुसार उनके पिता हाथ धोने के लिए बाहर पानी की टंकी के पास गए थे। यहां मौजूद एक गाय ने उन्हें सींग मारकर पटक दिया और इसके बाद पैरों से भी लहूलुहान कर दिया। कई अन्य महिला पुरुषों को भी यह गौवंश घायल कर चुके हैं। उधर नगर निगम में शिकायत देते हैं तो वह वीडियो बनाने की बात कहते हैं। मैं ठाकुरदास सैनी मोहल्ला करोड़कुंड मोहल्ले का रहने वाला हूँ। इनका नाम ये मेरे फादर है भगवान दास सैनी। इनको पहले भी गाय ने 15 दिन पहले मारा था इनको एक गाय ने, और अब दोबारा मारा है तो इनकी फसली टूट गया। अभी आईसीयू में एडमिट हो रहे हैं। और पहले भी मैं पहले मुझे पर 2-3 बार मारा था, पर हम तो जवान है तो इधर भग गए थे, बच गए। और नया कर्मचारी को फोन किया, हाँ साहब भेज देंगे। और एक बार तो बोला वीडियो बना भेजो जब मारती जब उसको, तो हम वीडियो बना खासे भेज बताओ वीडियो हम तैयार थोड़ा वीडियो मारेंगे। और मोहल्ला ने कंप्लीट घनी बार कर चुकी। मोहल्ला कंप्लीट करने के बाद मोहल्ला ने ये जॉब मिला, मोहल्ले में घने आदमी घायल कर दिया। अब फादर अपने 15 दिन दूसरी बार मारा है। थानागाजी में 2 गुटों में जमीन के विवाद ने जोर पकड़ लिया। ऐसे में जयपुर मार्ग पर जमकर लाठी पत्थर चले, साथ ही 20 मिनट तक वाहनों का जाम लग गया। वहीं क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस उपाधीक्षक महावीर सिंह और थानाधिकारी उमाशंकर शर्मा पुलिस जाब्ते के साथ यहां पहुंचे। पुलिस को देखकर अपराधी मौके से फरार हो गए। उधर पत्थर फेंकने के कारण आधा दर्जन महिला पुरुष भी घायल हुए हैं। जमीन का झगड़ा था हमारा, अल्टा पल्टी का था। उसको 3 साल लग गया हमारे को समझाने के लिए। 2021 से समझाने के लग रहा था। तो कल कराया था बात, तो कल बोला आज करा के रजिस्ट्री। तो आज गए वहाँ, हम तो समझाने के लिए गया था और हमारे पर हमला कर दिया। सुरेश था, रोहतास था, वो अरमान था, वो सूरजमल था, वो रोहतास था, वो हमला कर दिया। ज़मीन का मामला था, समझौते के लिए बातचीत चल रही थी और उसमें आज के लिए बोले थे कि हम बात करके बताते हैं, आपको जवाब देते हैं। तो इन्होंने छोटे भाई सुरेश को धोखे से बुला के, मैं घर पे खाने गया था और ये धोखे से बुला लिया और वहीं मारना पीटना शुरू कर दिए। ये कम से कम 60 लोग थे और कुछ लाठी डंडा सब कुछ, औरतें सब थी। कितने आदमी घायल हुए हैं इसमें कम से कम 10-12 आदमी घायल हुए हैं। चिट फंड कंपनियों में फंसी राशि की रिकवरी के लिए अब तक काउंटर नहीं खोला गया है, जबकि पिछली बार दिए ज्ञापन में प्रशासन ने 1 सप्ताह में कार्यवाही का भरोसा दिया था। शिवचरण गौतम और राजेंद्र कुमार सेन के अनुसार एक तरफ तो सरकार 180 दिनों में पैसे मिलने की बात कह रही है, लेकिन 6 वर्ष बीतने पर भी अलवर में कोई कदम नहीं उठाया गया, जबकि राजस्थान में कुछ जिलों में पोर्टल काउंटर शुरू किए जा चुके हैं। उधर इस मुद्दे पर एडीएम से फिर आग्रह किया गया है, साथ ही सुनवाई नहीं होने पर संसद घेराव की चेतावनी दी गई है। सभी कंपनियों के पीड़ित हैं, जैसे सहारा, पल्स, यूएसके, मनवांचल, आदर्श, संजीवनी। तो इसके लिए हमें आज 2 साल हो चुके हैं यहाँ लड़ाई लड़ते हुए। तो और जैसे हमारे दौसा है, करौली है, धौलपुर है, चित्तौड़ है, सभी जगह भुगतान पटल खुल चुके हैं। हम बार बार यहाँ प्रयास कर चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं कि भाई हमारे भी उसी तरह भुगतान पटल खुलें और हमारे पीड़ितों का मतलब आवेदन लेके, जिससे कि हमारा भुगतान हो। और हम लाखों लोग हमारे मतलब आत्महत्या कर चुके हैं, यहाँ से शहरों को प्लान कर चुके हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है सर से, यहाँ कलेक्टर साहब से, कि हमारे यहाँ भुगतान पटल खुले और जगह जैसे खुले हैं इसी तरह हमारे भी यहाँ आवेदन चालू करें, जिससे कि हमें मतलब भुगतान करवाने में मतलब सुविधा हो।
7 दिन पहले आपने ज्ञापन दिया? 7 दिन पहले हमें ज्ञापन दिया था। उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते बाद आपको हम बताते हैं मिलना। तो इसलिए हम फिर दोबारा उनके पास आज इसीलिए आए हैं कि भाई हमारा आदेश करें आप। आदेश नहीं होते हैं? आदेश नहीं होते हैं तो हमारे जो मुख्य मदन लाल आज़ाद जी हैं, उन्होंने जो रणनीति बना रखी है उस हिसाब से ही हम आगे की कार्रवाई होगी हमारी। कितने परिवार अलवर जिले से अगर मानते हैं तो सभी कंपनियों के करीब 5 से 10 लाख पीड़ित हैं, जो कि भुगतान के लिए हम लड़ाई ज़्यादा 100-200 आदमी लड़ रहे हैं। परंतु हमारी कमियां यही है कि लोग बाग एकजुट नहीं होते हैं, इसीलिए हम थोड़ा पीछे और रह रहे हैं। पिछली बार 10 तारीख को हमने ज्ञापन दिया था एडीएम साहब को, तो ज्ञापन में जो है ये कहा गया, उनके साथ ज्ञापन में हमने जो है जो जिस जिले से और तहसील से जो पोर्टल खुले हैं उनके आदेश भी एडीएम साहब के और कलेक्टर साहब के भारत सरकार के वो दिए थे, उनको लगाया हुआ था। दौसा के, करौली के, उदयपुर के, चित्तौड़ के, ये जो पोर्टल खुल चुके हैं और वहाँ पर फार्म जमा हो रहे हैं। तो बर्ड्स एक्ट उन्होंने लागू कर दिया है, उसके लिए यहाँ पर हमें आश्वासन दिया गया था 7 दिन के बाद का। अगर आज जो है हमें आदेश पर पारित कर देते हैं बहुत अच्छे, अन्यथा केंद्रीय कमेटी और स्टेट कमेटी के द्वारा जो भी निर्णय होगा आगे का कार्य की योजनाएं लागू की जाएगी। अलवर के राजर्षि अभय समाज में फागोत्सव और होली मिलन समारोह की धूम रही। यहाँ मौजूद राजेंद्र पंडित ने बताया कि ब्रज की तरह फूलों की होली खेली जा रही है, साथ ही भाईचारे और स्नेह से रहने का संदेश दिया जा रहा है। वहीं इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा, महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा और महानिदेशक मनोज कुमार गोयल सहित पदाधिकारी और कलाकारों आदि ने इत्र और फूलों से होली खेली। संगीत निर्देशक जितेंद्र कुमार गुप्ता के निर्देशन में गणेश वंदना से शुभारंभ हुआ, साथ ही कलाकारों ने होली गीत प्रस्तुत किए। वहीं मनमोहक नृत्यों की भी प्रस्तुति दी गई। मंच संचालन मोहित पंडित और दीपक पंडित ने किया। इसके अलावा गिनीज बुक में नाम दर्ज करवा चुके प्रवीण प्रजापति ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया, उन्हें सम्मानित भी किया गया। प्रचार मंत्री अमृत खत्री ने भी आयोजन की जानकारी दी। श्री राजर्षि अभय समाज में हर वर्ष की तरह ये होली उत्सव, फाग उत्सव का आयोजन मनाए जाते हैं। इसमें आनंद की वर्षा होती है, ब्रज की होली की तरह फूलों की वर्षा होती है। सभी कलाकार उमंग आनंद के साथ इस इत्र की होली है, गुलाल की होली है, फूलों की होली है। ये होली हमारे यहाँ भगवान ब्रज में जिस तरह होली होती है, इस परंपरा हमारे सभी कलाकार बंधु, परिवार बंधु आएंगे। अलवर शहर के सभी प्रतिष्ठित जो भजन गायक हैं वो सब भजनों की प्रस्तुति होगी। ब्रज में जिस तरह भगवान नंद जी के यहाँ होली उत्सव होता है, 1 वर्ष 1 महीना, इसी वर्ष हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आज फाल्गुन का उत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। आप सभी से और भक्तों की सर्व गण्यमान्य अलवर शहर के लोग भी इसमें आ रहे हैं और आनंद की वर्षा हो रही है। और जय कन्हैया लाल की, आनंद घर में जय कन्हैया लाल की, ब्रज होली, जय श्री कृष्ण। और वहीं श्री अग्रवाल महासभा अलवर की दक्षिणी इकाई ने अग्रवाल छात्रावास में फागोत्सव आयोजित किया। अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम के अतिथि हुकुम चंद्र अग्रवाल रहे, जबकि अध्यक्षता अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष अमित गोयल ने की। उन्होंने यहां एक हॉल के आधुनिकीकरण की घोषणा भी की, जबकि कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि मंत्री सुरेश अग्रवाल रहे। यहां सागर एवं साथी कलाकारों ने मनोरंजक प्रस्तुतियां दी। फागोत्सव की शुरुआत महाराजा अग्रसेन को माल्यार्पण के साथ हुई। उधर इस दौरान प्रमोद गुप्ता, राकेश बंसल, अशोक गुप्ता, रेखा गर्ग, राजीव गोयल और सुरेश अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। वहीं मंच संचालन उमेश गुप्ता ने किया। उधर अलवर में पुरुषार्थी धर्मशाला समिति विवेकानंद चौक द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन होटल इंपीरियल में किया गया। इस दौरान अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष ने चंदन का तिलक लगाकर सभी का स्वागत किया, साथ ही फूलों से होली खेली गई। कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रेम गांधी, कोषाध्यक्ष राजेंद्र आहूजा, दौलतराम हजरती, चरणजीत सुनेजा, रोशनलाल बख्शी, केएल अरोड़ा, ओम प्रकाश कुकरेजा, लोकेश विरमानी, रमेश जुनेजा और अशोक सोनी आदि मौजूद रहे। टपुगड़ा कस्बे के प्रसिद्ध नौला धाम श्याम मंदिर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। श्याम मंदिर कमेटी अध्यक्ष घनश्याम मित्तल ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ संदीप पारुल गेरा ने दीप प्रज्वलित कर किया।
इस दौरान 151 किलो फूलों की पंखुड़ियों से होली खेली गई। यहाँ बाबा का भव्य दरबार सजाने के साथ ही अखंड ज्योत प्रज्वलित रही। इसके अलावा भव्य झांकियां सजाई गई। अनिल और साथी कलाकारों ने भजन प्रस्तुत किए। वहीं मुख्य आकर्षण लक्की ड्रॉ रहा। रात्रि 1 बजे आरती के बाद प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य रमेश चंद जांगेड़, टीटू गर्ग, तेजराम गुप्ता, शिबू गोयल, टपुगड़ा मंडल अध्यक्ष विजय यादव, राजेंद्र कजरिया, प्रवीण गोयल और विपिन शर्मा आदि मौजूद रहे। ग्राम विकास अधिकारी संघ द्वारा जिला परिषद के सीईओ सालुखे गौरव रविंद्र को ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के अध्यक्ष मनोज यादव ने बताया कि इस संवर्ग की पदोन्नतियां 5 वर्षों से लंबित हैं, साथ ही कई अन्य मांगे भी अनसुनी हैं। उन्होंने समयबद्ध पदोन्नतियां नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी पंचायती राज विभाग, उनका कर्मचारी कल्याण एक बहुत महत्वपूर्ण अपना वो लेके चल रहे हैं और उसमें पदोन्नति भी शामिल है। ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग की पदोन्नतियाँ पिछले 5 साल से लंबित है और लगभग 500 के करीब बंद लिफाफे और डेफर प्रकरण के केस हैं। उसमें से कुछ केस तो ऐसे हैं जो 2003 से लंबित पड़े हैं, उस पर बिल्कुल भी सरकार की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, विभाग की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसमें एक मामला माननीय न्यायालय में ग्यारसी लाल शर्मा बनाम राज्य सरकार का जो प्रकरण था, उसमें ओआईसी तत्कालीन जो विकास अधिकारी था उसने याचिकाकर्ता के साथ मिलीभगत करके और अपने पक्ष में फैसला कर पारित करा लिया। उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे पूरे संवर्ग में, पूरे राजस्थान में इसमें ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग में रोष व्याप्त है। उसी के चलते अगले 21 मार्च से हम लोग आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। उसका ज्ञापन आज हम सीओ साहब को, जिला परिषद अलवर को देंगे। मुख्य मांग क्या है आपकी? मुख्य मांग केवल और केवल एक मांग है कि ग्राम विकास अधिकारी जो संवर्ग की लंबित पदोन्नतियां हैं 2020-21 से लेकर और आज तक की, वो सारी पदोन्नतियां विभाग समयबद्ध तरीके से करे। जो प्रदर्शन है आप कहाँ करोगे, यहीं करोगे? अभी प्रदर्शन का अभी कोई इस तरह का संगठन की तरफ से कोई निर्देश नहीं है। 21 मार्च से हम जनता के काम नहीं रोकेंगे। हम केवल सांकेतिक रूप से व्हाट्सएप, जितने भी राजकीय व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उनका हम बहिष्कार करेंगे, सारे राजकीय ग्रुप लेफ्ट करेंगे। और उसके बाद 23 मार्च को जयपुर में प्रदेश प्रतिनिधि सभा की बैठक है, उसमें आगे आंदोलन की रूपरेखा को लेकर विचार किया जाएगा। क्या नाम है, क्या पद है आपका? मनोज यादव, जिला अध्यक्ष राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ अलवर। अलवर कृषि उपज मंडी में सरसों की बम्पर आवक हो रही है। व्यापारी सुरेश जलालपुरिया ने बताया कि रोजाना करीब 20,000 बोरियां मंडी में पहुंच रही हैं। साथ ही 5100 से लेकर 5400 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बने हुए हैं। भारत सरकार द्वारा विदेशी तेल की खरीद सहित आयात पर कम टैक्स लगाना इसका मुख्य कारण है। इसके पीछे तर्क है कि सरकार उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर खाद्य तेल उपलब्ध कराना चाहती है, लेकिन विदेशी खाद्य तेल सस्ता होने के कारण स्वदेशी तेल और सरसों सस्ती रेट पर बिकते हैं। अलवर कृषि उपज मंडी में आज 20,000 करीब कट्टे सरसों के आमद है और किसान पिछले वर्ष के मुकाबले, क्योंकि सरसों 200-300 रुपये ऊँची बिक्री है, इसलिए संतुष्ट है और सरसों के क्वालिटी भी पिछले वर्ष से अच्छी है। सर, किसानों का कहना है कि करीबन 5,5200-5500 मिल रही है, लेकिन 6500 के आसपास भाव हो तो पड़ता खा सकता है। 5,000 में तो लागत ही निकलती है। किसानों का ये मानना है कि भाव बहुत कम है। न्यूनतम समर्थन मूल्य करीबन 6,000 है, उस पर सरसों मंडी में नहीं बिक रही है। उनका बिल्कुल सोचना सही है, क्योंकि समर्थन मूल्य 750 रुपया है। पिछले गत वर्ष भी जो समर्थन मूल्य है उससे काफ़ी, चूँकि समर्थन मूल्य पर कोई भी केंद्र सरकार संपूर्ण माल नहीं खरीद सकती और सरसों का तेल विदेशी जो तेल है उनके भाव के साथ चलता है। अब किसान के हिसाब से सरसों का भाव बहुत ऊंचा होना चाहिए, लेकिन जब वो आयातित तेल जब मध्य रहते हैं तो सरसों का तेल, ऊंचा तेल कौन खाएगा? जो उपभोक्ता है वो देखता है, हलवाई है ये देखता है कि कौन सा तेल बनता है। इसलिए सरसों में, इसलिए उनका भी अपनी जगह सोचना सही है, लेकिन वर्तमान में अगर गत वर्ष के मुकाबले अलवर में हो चाहे अन्य मंडियों में हो, भाव अच्छा है। सर, किसानों को यही तो कहना है कि सरकार को विदेशी जो खाद्य तेल है उस पर पूरी तरह से जो आयात कर रही है उसको रोक देना चाहिए, तो किसानों को सही भाव मिल जाएंगे, क्योंकि किसानों को भी भाव देना बहुत ज़रूरी है, वरना किसानों की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। केंद्र सरकार इस बात को लेकर चिंतित है। उसका केंद्र सरकार जब ये देखती है कि किसानों को पूरा पैसा मिलेगा, लेकिन दूसरी ओर उपभोक्ता को सस्ता माल मिले, उस दलदल में फंस जाती है। चूँकि 35% सिर्फ हमारे देश में
तेल होता है खपत का, 65% हम आयातित तेलों पर निर्भर हैं, चाहे वो पाम तेल हो, चाहे सोयाबीन तेल हो, अन्य तेल हो। 65% बाहर से हमें मंगाना मजबूरी है। अब वो सरकार ये चाहती है कि किसान को तो ऊँचा बिके और उपभोक्ता को मद्दा बिके। अगर वो सारी ड्यूटियाँ लगा देंगी और बाहर का तेल नहीं आएगा तो उपभोक्ता को 200 रुपये भी नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार ये बात का संतुलन रखने के लिए किसान का 25% माल अपने समर्थन मूल्य पर तुलाती है, बाकी बाजार भाव देती है। फिर भी सरकार इस ओर, हमने भी कई बार लिखा हुआ है व्यापार मंडलों की ओर से भी, क्योंकि आप किसान को पैसा दीजिए जिससे किसान और इसकी तरफ आकर्षित हो और आत्मनिर्भर बन सके। उधर मंडी में मौजूद किसानों ने बताया कि मौजूदा भाव के चलते लागत निकलना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में सरकार तय करे कि मंडी में भी सरसों न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम के भाव पर नहीं बिके। उन्होंने बताया कि सरसों की खेती के लिए 1000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बीज लाना पड़ता है। इसके अलावा खाद, सिंचाई, कीटनाशक और थ्रेशर एवं मजदूरों पर खासा खर्च हो जाता है। इसी बीच यदि मौसम की मार पड़ जाए तो भारी नुकसान झेलना पड़ता है। समर्थन मूल्य से 150 रुपये कम मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समर्थन मूल्य में बिक जाए जब भी ठीक है। अगर समर्थन मूल्य पर कोई फसल नहीं बिकती तो उसके ऊपर मूल्य का घोषित करना क्या मतलब है? कुछ नहीं है, उसकी तोल ही ना है, उसकी खरीद ना है, उसका रजिस्ट्रेशन चालू नहीं हुआ अभी। ये है। अच्छा, जो विदेशी तेल सरकार मंगाती है उससे सरसों के भाव ज्यादा नहीं मिल पा रहे। अब लगता है कि विदेशी जो खाद्य तेल है, पाम ऑयल है, उस पर रोक लगानी चाहिए। हाँ, सब रोक लग जाए जब तो चली जाए, जब तो किसान के बल्ले बल्ले हो ही जाए। अब तो गिर रहे हैं, हार के बेच रहे हैं 51 से 52 से 53 से 5000 गिरा हुआ भाव है साहब, लेकिन अब करे कहा? तो आपको लगता खर्चा नहीं चले ना, फिर अब बेचना है तो नहीं, रोक लिया फसल। आपको लगता है सरकार सही नहीं कर रही किसान? नहीं कर रही किसान, बिल्कुल नहीं। आपकी क्या मांग है सरकार से? या कि रेट बढ़ाए और कम से कम समर्थन मूल्य में तो बिके हमारे। पैदावारी तो आधी हुई, आली 14-15 एक मन का बिकेगी। अच्छा, क्या भाव बिक रही है? भाव 5200 बिकी है आज, पहला भी 5100-5200 यही भाव बिकी। भाव के बारे में भाव मंदा है, कम से कम भाव 6000 रुपया तो होनी चाहिए। तो कम भाव में बिक रही है? कम भाव में बिक रही है, पड़ता नहीं, पड़ता नहीं खा रहा है। तो आप क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मांग करते हैं कि 6500 रुपया बिक्री जाए, कम से कम 6500 होना चाहिए। 6500 रुपये। आपको लगता है कि सरकार की नीतियां हैं जो किसान को ज्यादा प्रॉफिट देने के उसमें नहीं है, भाव कम रखती है सरकार जानते? बिल्कुल ठीक बात, भाव ज्यादा प्रॉफिट देने का बम नहीं है सरकार की नीति। सरकार चाहे तो भाव बढ़ा भी सकती है। बढ़ा भी सकती है, समर्थन मूल्य को बढ़ा सकती है। समर्थन मूल्य को बढ़ा सकती है, लेकिन सरकार बढ़ाती नहीं है। समर्थन मूल्य को बढ़ा दे तो बाजार में वो भाव में तेज आ जाए। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, SS, SG, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी-शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगिड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम,
खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा के सताना गांव में जल जीवन मिशन योजना में लगा ट्यूबवेल सूख चुका है। ऐसे में पानी का संकट गहरा गया है और इस बार होली का त्योहार भी फीका रहा। लोगों ने नेता प्रतिपक्ष और क्षेत्रीय विधायक टीकाराम जूली से 3 फेज ट्यूबवेल लगाने की मांग की है। इस गांव में घर घर नल कनेक्शन देने की योजना के लिए 38 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे, लेकिन ट्यूबवेल ने 1 साल के अंतराल में ही दम तोड़ दिया। अब ग्रामीणों को आगामी गर्मियों की चिंता सता रही है। फिलहाल वे पानी का टैंकर मंगाकर काम चला रहे हैं। बिहारी जी के मंदिर दलित मोहल्ले में लगा सिंगल फेज का ट्यूबवेल ठप हो जाने से क्षेत्र की कई बस्तियों में कठिनाई पैदा हो गई है। यहाँ मौजूद रसालबाई, मनभरी शर्मा, शारदा देवी, सुनीता देवी, गीता, मीरा और रामस्वरूप आदि ने अपनी व्यथा बताई। उधर सरपंच प्रतिनिधि भारत कुसुमा चौधरी ने बताया कि नया ट्यूबवेल लगाने के लिए जलदाय विभाग सहित नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को पत्र भेजा गया है। गांव साहब सताना है, ग्राम पंचायत जमालपुर में आता है और यहाँ के हमारे जो एमएलए साहब हैं वो टीकाराम जूली साहब हैं जो इसी क्षेत्र से हैं। और इस पानी की सबसे बड़ी समस्या है हमारे गांव में। समस्या क्या है कि जल जीवन मिशन की योजना से एक बोर लगा, उसमें पानी नहीं लगा, फेल हो गया। अब पूरा गांव में कम से कम 70 से 80 घर हैं और एक भी बोर नहीं है। पूरा गांव किसाया मरता है। यही है कि जल्दी से जल्दी पानी की व्यवस्था करा दी जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। सताना गांव में पानी का संकट है, ट्यूबवेल सूख गया है और उसकी क्या प्रक्रिया चल रही है? ग्राम सताना में जेजेएम के द्वारा ट्यूबवेल लगा, उसमें पानी सूख गया है। अब ग्रामवासियों की मांग थी कि पानी नहीं है, तो पंचायत समिति के द्वारा एक ट्यूबवेल सैंक्शन के लिए प्रधान महोदय को दिया है। प्रधान महोदय ने उसकी अभिशंसा कर दी है। 2-5 दिन में उसकी एएस वगैरह कट जाएगी। उसके बाद एफएस करने के बाद टेंडर लगवा के ट्यूबवेल लगाया जाएगा जल्द से जल्द। हंस फाउंडेशन संस्था की मोबाइल मेडिकल यूनिट ने रैणी ब्लॉक के ग्राम तुमड़ा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर हेल्थ कैंप लगाया। साथ ही टीकाकरण दिवस मनाया गया। इस मौके पर डॉक्टर विजेंद्र स्वामी ने बताया कि कौन कौन से टीके कब लगवाए जाते हैं। साथ ही दीपक शर्मा ने एनीमिया और कुपोषण के कारणों एवं बचाव की जानकारी दी। इस दौरान फार्मासिस्ट राहिल खान सहित निधि सिंह, मनीष यादव और संगीता मीणा भी मौजूद रहे। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के कई गांवों में एक ओर तो अवैध खनन जारी है, वहीं दूसरी ओर इन पत्थरों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली यमदूत की गति से दौड़ती हैं। कई थाना क्षेत्रों से होकर ये पत्थर मकान बनाने वालों तक पहुंच रहे हैं। इसके बावजूद संबंधित जिम्मेदार विभाग आंखें मूंदे रखते हैं। सताना, बुलंदी, बाड़ बुलंदी, नांगल, खेड़ला, बरखेड़ा और चौमू आदि में यही नजारा दिखाई देता है। उधर हरे भरे पौधों से आबाद रहने वाले पहाड़ अब बर्बाद होकर बंजर हो रहे हैं। मालाखेड़ा सहित कई सीएचसी में स्टाफ का अभाव बना हुआ है। इसका खामियाजा रोगियों को भुगतना पड़ रहा है। मालाखेड़ा अस्पताल में कई गांव से आए मरीजों को घंटों कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। सोमवार को यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक महिला चिकित्सक के भरोसे रहा, जबकि मौसम में हुए बदलाव के चलते मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस सीएचसी में चिकित्सक के 13 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 4 पद करीब 1 साल से खाली पड़े हैं। उधर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा पिछली और मौजूदा सरकार में कई बार पत्र लिखकर अवगत करा चुके हैं, लेकिन खाली पदों पर चिकित्सक की नियुक्ति नहीं हो पाई है। उधर यहां मौजूद गोविंद जोशी ने बताया कि सोमवार को अस्पताल में आउटडोर 500 के पार रहा। उन्होंने कुछ कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने के आरोप भी लगाए। यह है कि मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और महामारी का जो प्रकोप है वो चल रहा है लगातार। मौसमी बीमारी जो चल रही है और यहाँ पे जो डॉक्टरों के रिक्त पद हैं वो 5 पद खाली हैं पिछले 1 साल से। जब यहाँ के जूली जी कैबिनेट मंत्री थे तो पूरे पद भरे हुए थे, लेकिन उसके बाद जैसी सरकार बदली है तो 5 पद यहाँ पे रिक्त हैं पिछले 1.5 सालों से। सरकार को कई बार पत्र भी लिख चुके हैं, अवगत भी करा चुके हैं, यहाँ के कर्मचारियों को बता चुके हैं, प्रशासन को बता चुके हैं, कलेक्टर साहब को बता चुके हैं, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं होती है, न किसी का कोई ध्यान है। मरीज बेचारे परेशान होते हैं, लंबी कतारें लगी हुई हैं। सुबह का मरीज आता है 9 बजे का, शाम को 5-5 बजे तक मरीज जा रहा है यहाँ। खैरतल में हरसोली रोड स्थित विश्वकर्मा मंदिर में राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया। इसमें विशेषज्ञ डॉक्टर विनीत शर्मा और देशराज आदि ने अपनी सेवाएं दी। इस कैंप का लाभ उठाने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। राजस्थान में प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस द्वारा 2 जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे।
जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और सह प्रभारी चिरंजीवी राव आदि मौजूद रहे। राजस्थान में 25 लोकसभा क्षेत्र हैं और ऐसे में कम से कम 50 जिलाध्यक्ष बनाने का निर्णय किया गया है। वहीं रिक्त पदों पर नियुक्ति और निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाने आदि के कदम उठाए जाएंगे। सर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई जिसमें प्रदेश के प्रभारी रंधावा जी, प्रदेश अध्यक्ष टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष और तमाम पार्टी के जिलाध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी के लोग पहुंचे। आप भी पहुंचे जिला अध्यक्ष होने के नाते। क्या डिसीजन हुए, क्या चर्चाएं हुई, क्या जानकारी? ये कल हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी की अध्यक्षता में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विस्तारित कार्यकारिणी की एक बैठक जयपुर में हुई थी, जिसमें हमारे राजस्थान के प्रभारी सम्माननीय सुखविंदर जी रंधावा साहब, नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय टीकाराम जूली जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम माननीय सचिन पायलट जी, माननीय सीपी जोशी जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, हमारे दोनों सह प्रभारी चिरंजीवी राव जी और पार्टी के सारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी के पदाधिकारी, जिला अध्यक्षगण सभी उसमें विद्वान थे। तो उसमें मोटा सा निर्णय यह हुआ कि भाई जो नए जिले अभी बने हैं तो पूरे राजस्थान में हर लोकसभा में 2 जिला अध्यक्ष का एक तरीके से हो जाए तो राजस्थान में 25 लोकसभा है और 50 जिले हो गए, तो हर लोकसभा में लगभग 2 अध्यक्ष हो जाए। तो हमारे अलवर में भी जैसे खैरथल तिजारा और कोटपुतली बहरोड, इन दोनों में नए जिले बनेंगे। इसी तरीके से राजस्थान में और भी जो नए जिले बने उन सब में नई कार्यकारिणी बनेगी। उसके नए जिला अध्यक्ष नए जिलों में बनने के प्रस्ताव आए थे, जिनका ध्वनिमत से सभी वरिष्ठ नेताओं ने, सभी कार्य समिति के सदस्यों ने उनको प्रस्ताव को पारित कर दिया। वो प्रस्ताव बन के AICC में जाएंगे, वहाँ से अप्रूवल होने के बाद फिर नए जिलों में नए जिलाध्यक्ष बनेंगे। मोटी सी एक यही बात हुई थी। दूसरे पार्टी संगठन की मजबूती को लेकर के जो हमारे ऑब्जर्वर 200 विधानसभाओं में लगाए हैं, वो सभी विधानसभाओं में जा रहे हैं, सब में मीटिंग कर रहे हैं। तो हर ब्लॉक में वो मीटिंग करेंगे, उसके बाद हर मंडल तक जाएंगे, मंडल पर जाने के बाद ग्राम पंचायत इकाई की मीटिंग करेंगे और उसके बाद बूथ इकाई तक मीटिंग करेंगे और बूथ मजबूत करेंगे। सर, जो पद रिक्त हैं या निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाने की भी कोई बात है? निष्क्रिय पदाधिकारी जो लगातार 3 मीटिंगों में बिना सूचना के नहीं आएंगे, बिना कोई कारण के नहीं आएंगे, उनको निश्चित रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी और प्रभारी रंधावा जी के निर्देशानुसार उनको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और जो नए कार्यकर्ता हैं पार्टी में जुड़ना चाहते हैं उनको मौका देंगे। सर, अग्रिम संगठनों को भी मजबूत करने की चर्चा हुई? अग्रिम संगठनों को भी बिल्कुल मजबूती दी जा रही है। हमारी महिला कांग्रेस है, युवा कांग्रेस है, सेवा दल है, NSUI है, इन सबको मजबूती दे रहे हैं। सभी जिलाध्यक्ष को भी ये कहा गया है वे आप अपनी कार्यकारिणी का विस्तार कीजिए और मुस्तैदी से कार्य करिए। और अग्रिम संगठनों की मेन कांग्रेस में बहुत बड़ी महती भूमिका होती है, उन्हीं के सहारे से पूरी कांग्रेस चलती है। जिला जाट महासभा समिति की आम सभा की बैठक 23 मार्च को सुबह 11 बजे जाट छात्रावास में होगी। अध्यक्ष बेगराज सिंह चौधरी ने बताया कि करीब 25 साल बाद यह बैठक आयोजित की जा रही है। इस दौरान वर्ष 2019 से लेकर 24 तक के आय व्यय का ब्यौरा दिया जाएगा। वहीं सामूहिक विवाह समारोह पर विचार विमर्श होगा। वहीं समाज की कुरीतियां दूर करने, समिति के चुनाव आगामी 6 महीने में संपन्न करवाने और कई अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। सर, 23 मार्च को जिला जाट महासभा की बड़ी आम सभा का एक आयोजन किया जा रहा है। आप जिले के अध्यक्ष हैं, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, कितने बजे होगी, क्या जानकारी है, क्या कहना चाहिए? पत्रकार जी, 23 तारीख को अलवर जिला जाट महासभा समिति की ओर से आम सभा का आयोजन किया जा रहा है। उसमें समाज के कई मुद्दे हैं, उन पर चर्चा होगी। जैसे कि 26 साल हो गए हमारे जाट समाज के चुनाव, वो नहीं हुए, उनको विधिवत करवाने का हमारा मेन मुद्दा है। 6 महीने के अंदर अंदर हमें चुनाव करवाने हैं, तो इस विषय को लेकर समाज से राय शुमारी ली जाएगी। दूसरा,
5-6 साल का हमारे पास 19 से 25 तक का आय व्यय का ब्यौरा जो छात्रावास में आय हुई है और व्यय हुई है या छात्रावास में जो काम हुआ है उसको समाज के लोगों के बीच में प्रस्तुत किया जाएगा। और कई अनेक और मुद्दे हैं। एक छात्रावास के परिसीमन जो सदस्य हैं जिले के, आज 3 जिले बने हैं, उन 3 जिलों को लेकर परिसीमन का मुद्दा है, तो उसको लेके भी समाज के लोगों से रायशुमारी होगी परिसीमन को लेके। और बालक बालिकाओं के समाज के सम्मेलन के बारे में भी समाज के लोगों से रायशुमारी विचार विमर्श होगा। और कई समाज के ऐसे मुद्दे हैं, समाज की जो कुरीतियां है जाट समाज में, उन पर भी समाज के लोगों से सबसे रायशुमारी की जाएगी। और आपके माध्यम से हम पत्रकार जी बताना चाहते हैं कि 23 मार्च को समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोग छात्रावास स्टेशन रोड अलवर में पधारें और समाज की जो कुरीति है, समाज के जो भी बिंदु हैं, उन पर अपनी राय दें। सबसे हमारा आपकी ओर से निवेदन है। अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव के पिता के निधन के बाद उनके गांव जमालपुर में श्रद्धांजलि देने देश भर के लोग पहुंच रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष के साथ अनेक प्रमुख नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। वहीं अलवर से भी हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। सूत्रों के अनुसार बुधवार और शनिवार को छोड़कर 26 मार्च तक भूपेंद्र यादव सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक नियमित रूप से लोगों से मिल रहे हैं। जाटव समाज संस्थान की आम सभा हरसोली रोड स्थित जाटव धर्मशाला में आयोजित हुई। इस दौरान आय व्यय का ब्यौरा पारित किया गया। साथ ही 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाने का निर्णय लिया गया। इस दिन भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी और सभा भी होगी। इसके अलावा 12 से 14 अप्रैल तक जाटव धर्मशाला में बाबा साहेब की जीवनी पर पोस्टर प्रदर्शनी लगेगी। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। एक्सप्रेसवे पर कहर बनी तेज रफ्तार और ASI सहित दंपति की गई जान। सड़क पर टायर बदलते वक्त अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। किरोड़ी मीणा ने फिर दिखाए तीखे तेवर। अलवर दौरे में SI भर्ती रद्द करने सहित कई मुद्दों पर रखे विचार। अज्ञात चोरों ने ट्यूबवेल के काटे तार और कई जगह नहीं हुई सप्लाई। बागर कबास और आसपास के लोगों ने जताया रोष। और 68,000 विद्यार्थी देंगे 8वीं बोर्ड के एग्जाम। 20 मार्च को होगा आगाज। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।